नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप देख रहे हैं सुजस एकेडमी अलवर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रेगिस्तानी प्रदेश के बारे में जाना था और आज की वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है, जहाँ पर राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ये भी बता चुका था कि जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो उदय है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। और जब इसका उदय हुआ था दोस्तों, तब ये वलित पर्वतमाला, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यदि इसकी स्थिति हम देखें तो वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में रह चुकी है। ठीक है, ये जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ये जगह है दक्षिण में सबसे दक्षिणी पालनपुर। और दोस्तों, ये पालनपुर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और राजस्थान में जो ये प्रवेश करती है वो ये जो जगह है ये है सिरोही। और सिरोही में जो जगह है दोस्तों उसका नाम है खेड़ा ब्रह्मा। खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और रायसीना की पहाड़ी दोस्तों, ये जो रायसीना की पहाड़ी हैं दिल्ली में हैं, ठीक है, जिन पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, यहाँ तक ये जाती है। और राजस्थान में जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, ये है खेतड़ी यानी कि झुंझुनू। ठीक है, तो एक चीज़ें स्पष्ट करें कि जो अरावली पर्वतमाला है जो पालनपुर गुजरात जो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होती है और रायसीना की पहाड़ी यानी कि दिल्ली तक ये जाती है। यानी कि अगर इसकी दिशा की मैं बात करूँ तो यह राजस्थान में कर्णवत फैली हुई है। ठीक है, कर्ण के समान तो फैली हुई है, विकर्ण के समान, और लेकिन इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है दोस्तों, ये दिशा आपको याद रखनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कई बच्चों का प्रश्न होता है कि यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम क्यों नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि जो गोंडवाना लैंड है वो इसके नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है, हमारा जो साउथ इंडिया था यही गोंडवाना लैंड था और इसी गोंडवाना लैंड का ही ये एक हिस्सा है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। तो इसका उदय किधर से हुआ होगा? दक्षिण से ही हुआ होगा, इसलिए इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानी जाती है, ना कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो पालनपुर गुजरात से और रायसीना की पहाड़ी यहाँ तक इसकी अरावली की जो कुल लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई हो जाती है 692 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करूं तो राजस्थान में ये खेड़ा ब्रह्मा सिरोही से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू इसका सबसे लास्ट पॉइंट है। तो यानी कि राजस्थान में जो इसकी लंबाई है दोस्तों ये है 550 किलोमीटर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितनी लंबी है दोस्तों? 550 किलोमीटर। अब अगर मैं इसकी अक्षांशीय स्थिति की मैं दोस्तों अगर बात करूँ तो ये 23 डिग्री से स्टार्ट होती है राजस्थान में और 28 डिग्री तक इसका जो है फैलाव है। ठीक है, झुंझुनू कहाँ आता है? खेतड़ी 28 डिग्री तक। तो इसका अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला जिसको हम एक राजस्थान के एक भूभाग के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जो 9.3% भूभाग पर फैला है, 11% जनसंख्या जहाँ निवास करती है, यह अरावली पर्वतमाला दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक है, ये दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो सिरोही में है, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय ने तपस्या की थी, इसलिए इसे कर्नल टॉड ने संतों का शिखर भी कहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो अरावली पर्वतमाला है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी, ये सबसे ऊंचा हिस्सा है। मध्य का हिस्सा जो है ये सबसे कह सकते हैं कि कम घना है। ठीक है, विरल ज़्यादा है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला में गैप बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं इस मध्य वाले में। और जो उत्तरी हिस्सा है ये भी पर्याप्त मात्रा में ऊंचा है, लेकिन जो ये बीच वाला हिस्सा है इसकी ऊंचाई भी कम है और इसका जो है जो दूरी है एक दूसरी पहाड़ियों के वो भी अधिक है। मतलब ये कि गैप बहुत इसमें ज़्यादा है। यहाँ से मरुस्थल का भी प्रसार राजस्थान के अंदर की तरफ हो रहा है।
तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि जो अरावली पर्वतमाला है आपने इस नक्शे में देखी, ये नक्शे में जो दक्षिण है इसमें इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है और बीच में ये पतली हो जाती है और फिर यहाँ पर ये फिर थोड़ा सा अपना विस्तार कर लेती है। तो इस तरह से हम अरावली की अगर आकृति की बात करें दोस्तों, तो इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है वीणाकार। ये वीणाकार आकृति के समान फैली हुई है दोस्तों। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बारे में अब तक जो हमने जाना, एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि 9.3% भूभाग पर फैली है, 11% जनसंख्या इसमें निवास करती है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उदय हुआ, तब यह एक वलित पर्वतमाला थी, फोल्डेड। ठीक है, वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। राजस्थान में यह कर्णवत फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो पालनपुर गुजरात से और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। लेकिन राजस्थान में अगर इसकी हम बात करें तो राजस्थान में यह 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जिसमें सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वो खेड़ा ब्रह्मा है जो सिरोही में है, और सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों खेतड़ी है जो झुंझुनू में है। यानी कि खेड़ा ब्रह्मा से और खेतड़ी तक की जो इसकी टोटल दूरी है वो 550 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान में जो इसका विस्तार है दोस्तों वो 550 किलोमीटर है। दोस्तों यदि हम अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो जो इसका विस्तार है वो 12 जिलों में है। कितने जिलों में है दोस्तों? 12 जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो केवल 7 ही जिलों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो 12 जिले हैं ये इस प्रकार हैं। दक्षिण में ये स्टार्ट होता है सिरोही, आपके उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसी तरह इसमें क्रम में राजसमंद आ जाता है, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इन 12 जिलों में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, अजमेर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 12 जिलों में इस अरावली पर्वतमाला का दोस्तों विस्तार है। अगर मैं इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो दोस्तों अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर। ठीक है, यानी कि अरावली 930 मीटर ऊंची औसत रूप से है। अगर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई की दोस्तों मैं बात करूं तो इसकी जो सर्वाधिक ऊंचाई है ये दोस्तों सिरोही में है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये दोस्तों गुरु शिखर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, दूसरी जो इसकी चोटी है जो सबसे उच्चतम है उसका नाम है शेर। दोस्तों ये 1597 मीटर ऊंची है, और ये जो चोटी है ये भी आपके सिरोही में ही है। ठीक है दोस्तों, अगर इस अरावली के सर्वाधिक विस्तार की मैं बात करूं दोस्तों तो इस अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार है ये उदयपुर ज़िले में है। न्यूनतम विस्तार की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो न्यूनतम विस्तार है ये अजमेर ज़िले में है। और अगर मैं इसकी न्यूनतम ऊंचाई की बात करूं कि ये न्यूनतम रूप से कहाँ ऊंची है तो इसकी सबसे कम जो ऊंचाई है दोस्तों ये जयपुर ज़िले में है। ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन है। सर्वाधिक ऊंचाई अरावली की सिरोही ज़िले में है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करूँ तो उदयपुर ज़िले में है। न्यूनतम विस्तार की बात करूँ तो अजमेर ज़िले में है, और इसकी जो न्यूनतम ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो वो जयपुर ज़िले में इसकी न्यूनतम ऊंचाई शामिल है। ठीक है दोस्तों अगर मैं दूसरे तरह से देखूँ तो मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो अरावली पर्वतमाला है दक्षिण में ऊंची तो है ही, हम जब उत्तर की ओर चलते जाते हैं तो इसकी ऊंचाई भी कम होती जाती है। अगर हम अरावली की ऊंचाई के घटते क्रम की बात करें तो इसका जो घटता क्रम है वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हम जब जाएंगे तो इसका जो ऊंचाई है वो लगातार घटती जाती है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हम आते हैं तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती
जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम अरावली पर्वतमाला के महत्व की बात करें तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। इसमें जो सबसे पहला महत्व है दोस्तों वह यह है कि यह अरावली पर्वतमाला हिमालय के बाद सर्वाधिक प्रकार की जड़ी बूटियाँ अपने आप में समेटे हुए है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और उसके बाद जो जड़ी बूटियाँ सबसे ज़्यादा मिलती हैं वह क्षेत्र अरावली के नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों, मध्य भारत में ये अरावली ऊंची चोटियों में से एक है। ठीक है, इस पर्वतमाला में ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, अतः मानसून को भी ये प्रभावित करती है। और जो पूर्वी शाखा यानी कि बंगाल शाखा का मानसून हम कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून, उस मानसून को वर्षा करवाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण है अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम इसके तीसरे उपयोग की यदि बात तो इस अरावली से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है और ये जो नदियां हैं दोस्तों ये राजस्थान के क्षेत्र को उपजाऊ बनाती हैं और ये कई नदियां तो अपना जल गंगा यमुना तक ले जाती हैं और कई नदियां आपके गुजरात की तरफ निकल जाती हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इसी प्रकार ये रेगिस्तान के प्रसार को रोकता है दोस्तों, रेगिस्तान के प्रसार को रोकती है। ठीक है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अगर मैं और अरावली के महत्वों की बात करूं तो दूसरा ये है कि यह धात्विक और अधात्विक खनिजों से भी परिपूर्ण है। धात्विक व अधात्विक खनिज अत्यधिक मात्रा में इस अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। ठीक है, तो खनिजों की दृष्टि से भी यह समृद्ध है और इसमें सर्वाधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक प्रकार के पूरे देश में। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात दोस्तों करूं तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये जल विभाजक का भी काम करती है। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, जल विभाजक का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला है इसका एक नुकसान भी है हमें। वो नुकसान क्या है दोस्तों? वो नुकसान ये है कि ये जो पूर्वी शाखा का जो मानसून होता है, इस पूर्वी शाखा के मानसून के लिए पश्चिमी राजस्थान में समवृष्टि छाया क्षेत्र पैदा करती है, समवृष्टि छाया क्षेत्र, जिसके कारण वह क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखा रह जाता है। और जो पश्चिमी शाखा का मानसून आता है, ये तो पूर्वी शाखा की बात है, अगर और जो पश्चिमी शाखा यानी कि अरब सागर का मानसून आता है उसके ये समानांतर रह जाती है, इसलिए वह भी वर्षा का जल यहाँ पर अपना नहीं गिराती है। इसलिए हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के महत्व अधिक हैं और उसके नुकसान हमें बहुत ही कम हैं। तो महत्व क्या क्या हैं एक बार दोबारा दोहरा लीजिए कि जड़ी बूटियाँ इसमें हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं। दूसरा, पूर्वी शाखा का मानसून जो है वो जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर खूब बारिश करता है। यहाँ से बहुत सारी नदियों का भी उद्गम होता है दोस्तों। इसके अलावा ये रेगिस्तान के प्रसार पर नियंत्रण करती है, रोक देती है उसे, और इसमें धात्विक और अधात्विक खनिजों की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। इसलिए इसके जो महत्व हैं वो अपने आप में उल्लेखनीय हैं दोस्तों। इस अरावली पर्वतमाला की उपयोगिता को याद में रखते हुए कुछ लोगों ने इसके बारे में कथन कहे थे, जैसे अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा था इसे ऊंट की गर्दन। ऊंट की गर्दन कहने का एक कारण था, अबुल फजल एक इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उस समय के कुशल राजनीतिज्ञ के पास वो रहा करते थे अकबर के दरबार में। तो इन्होंने इसलिए इसे ऊंट की गर्दन कहा था क्योंकि ऊंट की गर्दन को पकड़ पाना अपने आप में नामुमकिन होता है। इसी तरह राजस्थान के जो शासक थे वो इस अरावली के ऊपर अपने किले बना लिया करते थे और उन्हें हरा पाना अकबर के लिए बड़ा कठिन हो जाता था। ठीक है, इसलिए इन्हें ऊंट की गर्दन कहा था उसने। कर्नल टॉड की यदि दोस्तों मैं बात करूं तो कर्नल टॉड ने इसे राजपूताना की सुरक्षा दीवार कहा था, राजपूताना की सुरक्षा दीवार। ठीक है, और इसका कारण भी दोस्तों यही है। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला को अबुल फजल ने क्या कहा था? ऊंट की गर्दन। और कर्नल टॉड ने क्या कहा था? राजपूताना की सुरक्षा दीवार। आगे हम बात करें दोस्तों तो इस अरावली पर्वतमाला को हम 3 भागों में बांटते हैं और वो 3 भाग हैं
इस तरह से इसको हम बांट लेते हैं। जो सबसे ऊपर का क्षेत्र है इसे उत्तरी अरावली कहते हैं दोस्तों, जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़, यानी कि सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है दोस्तों। दूसरा जो मध्य में है इसे हम मध्य अरावली कह देते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गोरमजी या टौडगढ़ या माराय जी के नाम से हम इसे जानते हैं, जो 934 मीटर ऊंची है। और जो सबसे दक्षिण में है इसे हम दक्षिणी अरावली कह देते हैं। इस दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली का फैलाव सर्वाधिक है, इसका फैलाव सर्वाधिक है और इसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक है दोस्तों, ठीक है। मध्य अरावली कटी फटी है, यानी कि इसमें क्या है, गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हम अरावली का डिवाइडेशन हमने पढ़ा है, इस अरावली में जो मुख्य रूप से ज़िले आते हैं उस ज़िले के अकॉर्डिंग हम इसको एक बार देख लेते हैं कि जो उत्तरी अरावली है दोस्तों ये जयपुर संभाग तक सीमित है। यानी कि जयपुर संभाग के जो 5 ज़िले हैं, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और अलवर, ये 5 जो हैं ये उत्तरी अरावली में शामिल हैं दोस्तों। मध्य अरावली में शामिल है दोस्तों अजमेर से लेकर देवगढ़, और ये दोस्तों देवगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद, ठीक है, यहाँ तक। यानी कि मोस्टली जो हिस्सा है दोस्तों वो अजमेर का ही इस मध्य अरावली में शामिल है। इसी तरह जो दक्षिणी अरावली है दोस्तों, ये दक्षिणी अरावली देवगढ़, राजसमंद से लेकर सिरोही तक फैली हुई है। यानी कि जो सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ है वो आपके कौन से अरावली में दोस्तों, दक्षिणी अरावली में। यानी कि इसमें कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले इसमें आते हैं, 1 ज़िला मुख्य रूप से इसमें आता है और 5 ज़िले उत्तरी अरावली में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई कौन सी है, दक्षिणी अरावली। अब हम इस अरावली के उपभागों को एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमने इसको 3 भागों में बांटा दोस्तों, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। जो इसकी दक्षिणी अरावली है दोस्तों, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आबू खंड में बांटते हैं और एक मेवाड़ अरावली के रूप में बांटते हैं। तो जो दोस्तों आबू खंड है, इसमें जो मुख्य रूप से चोटियाँ मिलती हैं, जो पर्वत शिखर मिलते हैं, उन पर्वतों के नाम हैं गुरु शिखर, इसके अलावा भाखर, ये सिरोही में है दोस्तों, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ उनको भाखर कहते हैं। उड़िया का पठार भी इसी में शामिल है, बैथोलिथ और नक्की झील। दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो बैथोलिथ होता है ना, ये क्या होता है कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है और उसके द्वारा आंतरिक गुंबदाकार जो पहाड़ियाँ बनती हैं उन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। तो गुंबदाकार पहाड़ियाँ शामिल हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो मेवाड़ अरावली है, मेवाड़ अरावली में 2 भागों में इसको हम बांटेंगे, पठारों में और पहाड़ियों में। जो इसमें पठार हैं, जिसमें भोराट का पठार जो राजसमंद और उदयपुर के बीच फैला हुआ है, उदयपुर के गोगुंदा के बीच, ठीक है। और भोमट, ये भोमट जो क्षेत्र है ये उदयपुर का पश्चिमी हिस्सा है। सिरोही का क्षेत्र भी इसमें थोड़ा सा शामिल होता है और कुछ हिस्सा इसमें डूंगरपुर का भी शामिल होता है। भोमट या मगरा क्षेत्र, जहाँ पर एक किसान आंदोलन भी एक जनजातीय आंदोलन भी आप पढ़ते हो, ठीक है, भोमट का एक ही आंदोलन। एक लाशड़िया का पठार है दोस्तों, ये उदयपुर का कठा फटा पठार है। इसी तरह मेषा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, और ऊपर माल का पठार जो भीलवाड़ा तक फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसकी जो पहाड़ियाँ हैं मेवाड़ अरावली में, वो हैं गिरवा। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के आसपास हैं, जो तस्त्री नुमा आकृति में फैली हुई हैं। उदयपुर में ही देशहरो भी है दोस्तों, जो स्थान वर्ष भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसे हम देशहरो कह देते हैं। एक कुकरा, ये भी उदयपुर में ही है दोस्तों। और इसके अलावा मानगढ़, ये आपके बांसवाड़ा में है, ठीक है। 1913 में यहाँ पर एक आप बड़ा हत्याकांड भी पढ़ते हैं। इसी तरह मध्य अरावली जो है, मध्य अरावली को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक मेरवाड़ा अरावली, ठीक है, एक मोराइजी या टौडगढ़ या गोरमजी, जिसको हमने पढ़ा था, मारायजी या गोरमजी और टौडगढ़। इसके अलावा तारागढ़ और आपके नाग पहाड़ियाँ जो सर्पिलाकार आकृति में फैली हुई हैं, नाग पहाड़ियाँ, उनको हम इसमें पढ़ते हैं। इसी तरह उत्तरी अरावली में दोस्तों बैराठ यानी कि विराटनगर जयपुर, रघुनाथगढ़ यानी कि सीकर, खंडेला की पहाड़ियाँ यानी कि सीकर, हर्ष की पहाड़ियाँ यानी कि सीकर, मालखेत या मालकेतु की पहाड़ियाँ दोस्तों ये भी सीकर में है। खो, ये आपके जयपुर में आता है। कांकनबाड़ी का पठार, ये दोस्तों आपको अलवर में मिलता है, ठीक है। इसी में भानगढ़ का किला, कांकबाड़ी का किला, अजबगढ़ का किला, सरिस्का क्षेत्र में ये फैला हुआ है कांकनबाड़ी का पठार। इसी तरह उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ये आपके दोस्तों थानागाजी फॉरेस्ट रिजर्व में है, जहाँ से रूपा रेल नदी निकलती है, वो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इस तरह हमने अरावली के उपभागों को पढ़ा है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने फ़ोन में, जिससे आपको लंबे समय तक ये याद रहे।
अगर मैं दोस्तों इसी चार्ट को आपको नक्शे पे बताऊंगा तो आपको इस तरह बताऊंगा। उत्तरी अरावली से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो उत्तरी अरावली में मैंने आपको बताया था बैराठ, इसके अलावा रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, इसके अलावा खंडेला की पहाड़ियाँ ये भी सीकर है, मालकेतु की पहाड़ियाँ ये भी सीकर है, हर्ष की पहाड़ियाँ ये भी आपके सीकर में है, ठीक है। खो ये दोस्तों जयपुर में है, कांकनबाड़ी का पठार ये आपके अलवर में है, इसके अलावा उदयनाथ की पहाड़ियाँ ये भी आपके अलवर के जो जयपुर के वाले लगते हिस्से हैं, विराटनगर के पास का उस हिस्से में थानागाजी में है, ठीक है। इस तरह से ये जो क्षेत्र है इसमें ये उत्तरी अरावली में फैली हुई पहाड़ियों का या पठारों का क्षेत्र है। इसी तरह मध्य अरावली को यदि हम देखें तो मध्य अरावली में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, माराय जी या गोरम जी या टोडगढ़, ठीक है। इसके अलावा तारागढ़ की पहाड़ी, और इसके अलावा आपकी नाग पहाड़ी जो पुष्कर के पास हैं, ठीक है, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम है वह नाग पहाड़, ठीक है। ये इस प्रकार से मध्य अरावली हो जाती है। इसी तरह दक्षिणी अरावली की यदि हम बात करें तो दक्षिणी अरावली इस तरह फैली हुई है। दक्षिणी अरावली में आपके गुरु शिखर क्षेत्र, इसके अलावा भाकर क्षेत्र जो सिरोही में पहाड़ियों का तीव्र ढलान वाला क्षेत्र उन्हें हम भाकर कहते हैं। इसके अलावा उड़िया का पठार, ठीक है, जो सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, ठीक है। इसके अलावा नक्की झील भी इसी सिरोही में शामिल है। इसी तरह दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियों में भोराट कहाँ पर है? उदयपुर में गोगुंदा और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच। इसी तरह भोमट ये इसके पश्चिमी क्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। उदयपुर का पश्चिमी क्षेत्र आता है, सिरोही का दक्षिणी क्षेत्र आता है और डूंगरपुर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? भोमट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों लासड़िया, ठीक है, जो दक्षिणी मेवाड़ है या दक्षिणी उदयपुर है उसमें लासड़िया का कट्ठाफटा पठार है जहाँ पर जयसमंद झील है दोस्तों। इसी तरह मेषा का पठार चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, और ऊपरमाल का पठार आपके चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा हिस्सा है उससे लगते हुए भीलवाड़ा और कुछ इसका प्रसार थोड़ा सा बूंदी में भी शामिल है। इसी तरह दोस्तों देशहरों की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में हैं, और आपके मानगढ़ की पहाड़ी जो आपके बांसवाड़ा में है, कोकरा की पहाड़ी ये भी दोस्तों उदयपुर में है, ठीक है। इस तरह हमने उन अरावली के उपभागों और इसके डिवाइडेशन को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम जानेंगे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली की चोटियों को और उनके दर्रों को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।